हेलो गाइस, केमिस्ट्रियन में आपका स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 उसी में आगे हम देखते हैं कि ये एक सीरीज बना के चल रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको इजीली समझना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा डीप और थोड़ा सा बड़ा करके विस्तार रूप में हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और ये एक बेस है, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आपसे अच्छे से बनता है तो केमिस्ट्री आपको उतना ज़्यादा टिपिकल उतनी ज़्यादा टफ नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रॉन स्पिन से। इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्पिन वर्ड से आपको समझ में, स्पिन मतलब होता है घूमना, एक ही एक्सिस पे मूव करना, घूमना, उसको हम बोलते हैं स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एक जनरल, अभी उसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी एक जनरल सी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियर के चारों तरफ। और साथ ही ये भी है कि इलेक्ट्रॉन, जो अभी तक थ्योरीज हैं उनमें ये भी कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक मतलब न्यूक्लियर के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिटल्स में घूमता तो है, साथ में अपने खुद के एक्सिस पर भी वो स्पिन करता है। अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो प्रकार का होता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दो तरीके से ये घूमता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस which arose in the 1920s suggest an additional property of the electron. One was the closely spaced splitting of the hydrogen spectral lines called fine structure। मतलब दो दो प्रकार की एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे पास है 1920 से आए थे, जो कि इलेक्ट्रॉन की एडिशनल प्रॉपर्टीज को बताते हैं। ये एडिशनल प्रॉपर्टीज आएगी। वन वॉज द क्लोजली स्पेस्ड स्प्लिटिंग ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस के बिल्कुल क्लोजली मूव करता है, इसे हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। अदर वॉज द स्टर्न ग्रिलेच एक्सपेरिमेंट विच शोड इन 1922 में स्टर्न ग्रिलेच एक्सपेरिमेंट में that a beam of silver atoms directed through a inhomogeneous magnetic field would be forced into two beams. Both of these experimental situations were consistent with the position of an intrinsic angular momentum and the magnetic moment by individual electrons. Classically, this could occur if the electron were a spinning ball of charge and his properties was called electron spin। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें बीम के द्वारा लाइट को फ्लो किया गया। उसमें जो एंगुलर मोमेंटम इन्हें समझ में आया, एक मैग्नेटिक मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम था, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये इन्हें एविडेंस वहां पे मिली। इसके बाद क्लासिकली दिस कुड ऑक्योर इफ द इलेक्ट्रॉन वर स्पिनिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, इनका कहना ये है कि स्पिनिंग वॉल के जैसा ये चार्ज होता है और वैसे ही ये घूमता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन। एन इलेक्ट्रॉन स्पिन एस इक्वल टू वन बाय टू। अब एस इक्वल टू वन बाय टू क्या है, अगर वो पूरा घूमता है मतलब एक राउंड लेता है तो उसको वन बोलते हैं। तो उसको चूंकि वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो तरीके से घूम रहा है, इसलिए उसको वन बाय टू कहा है। इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैव इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर वन बाय टू। इसका क्वांटम नंबर क्या रहेगा, वन बाय टू। इन द पैटर्न ऑफ अदर क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटा, दिस गिव्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एस इक्वल टू, एस स्पिन को शो करता है, ये क्वांटम नंबर है, एस इक्वल टू रूट वन बाय टू इन ब्रैकेट वन बाय टू प्लस वन, एच इक्वल टू रूट थ्री बाय टू एच। ये आपका एंगुलर मोमेंटम इसका आता है। एंगुलर मोमेंटम आप साइड में देख रहे हैं, ये जो बताया गया है इसमें, ये जो रेड कलर की लाइंस हैं स्ट्रक्चर में, ये आपको एंगुलर मोमेंटा बता रहा है इसका, ये रूट थ्री बाय टू एच है। और द रिजल्टिंग फाइन स्ट्रक्चर विच इज ऑब्जर्व्ड करस्पॉन्ड टू two possibilities for the z component of the angular
मोमेंटम एस जेड इक्वल टू आएगा वन प्लस माइनस हाफ एच। प्लस माइनस मतलब एक साइड रहेगा प्लस वन बाई टू एच, एक साइड रहेगा माइनस वन बाई टू एच। This cause an energy splitting because of the magnetic moment of the electron. Mu s equal to minus E upon 2mgs। ये आपका फाइनलाइज मैग्नेटिक मोमेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टर्न गेरलेट्स एग्रीमेंट सॉरी एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें क्या बताया गया है आपको, ये देख लीजिए आप। फर्नेस विथ सिल्वर, ये सिल्वर फर्नेस है। दिस स्लिट को यूज किया जाता है ताकि जो बीम डाली जा रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट वे में जाए, वो यहाँ वहाँ फैले ना। एटम ऑफ सिल्वर की ये बीम है, ये हुआ, और ये एस पोल हो गया, ये एन पोल हो गया। द स्पेशल शेप्ड मैग्नेट्स हैं ये। यहाँ पे ये बीम के द्वारा कुछ आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये आपको इस तरीके से ये शो करेंगे। तो जो ऊपर साइड जा रहा है वो माइनस वन बाई टू, नीचे साइड प्लस वन बाई टू। ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट आर टू क्लियर ट्रैक्स। कुछ उसी के आगे ये इन्होंने स्ट्रक्चराइज्ड करके बताया हुआ है किस तरीके से ये शो होता है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। हीलियम एटम। अब हीलियम एटम क्या होता है? हाइड्रोजन एटम तो सभी जानते हैं। हाइड्रोजन एटम क्या है? एक एटम जो हाइड्रोजन का होता है उसमें एक ही आपको एक ही प्रकार के मतलब सिंगल नंबर वन होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो उसमें कुछ अलग मतलब जो उसका एटॉमिक शेप जो है वो उसकी एक जैसा होता है। न्यूक्लियर और एटॉम का शेप लगभग एक जैसा होता है। हीलियम एटम, अब हम आएंगे हीलियम एटम। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। आयंस आर फॉर्म्ड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम के एडिशन या रिमूवल, जब आयन बनता है तो वो किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से या एडिशन से। मतलब जैसे आपने हाइड्रोजन एटम लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आपने उसमें से हटा दिया, तो होता क्या है? अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो न्यूक्लियर के अंदर प्लस चार्जेस होते हैं, मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, इनके जो चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस, ये हमेशा एक बराबर होते हैं। मतलब हाइड्रोजन एटम में अगर एक प्लस नाइट न्यूक्लियर के अंदर है तो उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन मतलब वन माइनस चार्ज होगा। तो जब आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो चार्जेस कौन से ज्यादा हो गए? प्लस। कितने ज्यादा हो गए? केवल एक। तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो ये क्या बनेगा आपका? प्लस आयन, मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम, तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तो वो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को आप क्या कहते हो? कैटायन। जब उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, मान लो हाइड्रोजन एटम लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब उसमें माइनस चार्ज ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? एक ज्यादा हुआ। क्या बोलोगे आप उसको? एच नेगेटिव आयन। एच नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है? वो नेगेटिव आयन बढ़ गया, उसमें नेगेटिव आयन बना, मतलब एन आयन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम क्या कहलाएगा? एन आयन। न्यूट्रल एटम क्या होता है? जैसे उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम क्या है? हाइड्रोजन एटम। ये क्या है? न्यूट्रल एटम है। अब हम आगे चलेंगे। आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं हम ये समझेंगे। सबसे पहले टू एटम्स विथ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये तो आपको पता है कि जितने भी किसी भी एट कोई भी आप एलिमेंट ले लो, कोई भी मैटर हो, उसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो उनका जो वेट कभी आइसोटोप या आइसोमर में ज्यादा या कम होता है, वो किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो जब दो एटम ऐसे हों जिनके न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, मतलब हाइड्रोजन ही है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो एक ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक है। ठीक।
दोनों एटम में सेम पोजीशन है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग डिफरेंट है, तो उसका मास चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है। ये क्या है आपका? हाइड्रोजन है। जब हम आएंगे तो एटॉमिक नंबर तो 1 रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होकर कितना हो गया यहाँ पे? 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम। ये किसकी वजह से हुआ? न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो जब ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे। सिंस द एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। Two isotopes of an element will have different atomic masses. However, the atomic number Z will remain the same. तो एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। आगे चलते हैं। प्लम पडिंग मॉडल। तो प्लम पडिंग मॉडल क्या होता है, हम ये समझेंगे अभी। By 1911, the components of the atom had been discovered. Atom consisted of subatomic, subatomic particles called proton and electrons. तो 1911 में एक एटम ऐसा डिस्कवर्ड हुआ, कंपोनेंट ऑफ एटम डिस्कवर्ड हुआ। द एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के अंदर के पार्टिकल को डिस्कवर किया गया 1911 में। उनको नाम दिया गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाउएवर इट वाज नॉट क्लियर हाउ दीज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज्ड। ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज कैसे होते हैं अंदर। J.J. Thomson suggested the plum pudding model. In this model, the electrons and proton are uniformly mixed throughout the atom. तो इन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं। इसको प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। जैसा कि नीचे ये बना हुआ है सर्कल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्प्रेड हैं। ये इन्होंने मॉडल दिया था क्योंकि उस टाइम पे ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, किस टाइप से ये अरेंज होते हैं। तो ये कहलाता है प्लम पडिंग मॉडल। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल of the atom. So Rutherford tested Thomson's hypothesis by devising his gold foil. तो इन्होंने गोल्ड फॉयल से एक्सपेरिमेंट किया थॉमसन की हाइपोथेसिस पे। Rutherford reasoned that if Thomson's model was correct, उन्होंने कहा कि अगर ये करेक्ट है, then the mass of the atom was spread out throughout the atom. मतलब जो मास होगा एटम का वो सभी जगह एक जैसा होना चाहिए। Then if he sought high velocity alpha particles, तो इन्होंने क्या किया? हाई वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल्स को सॉर्ट किया हीलियम न्यूक्लियस से एट एन एटम, एक एटम के ऊपर। देन देयर would be very little to deflect the alpha particles. He decided to test with a thin film of gold atom. As expected, most alpha particles went right through the gold foil, but to his amazement, a few alpha particles rebounded almost directly backward. तो ये लगभग सभी ने पढ़ा हुआ है। होता क्या है, अल्फा सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला गया। कुछ ऐसे थे जो राइट साइड मूव हुए, कुछ ऐसे थे जो लेफ्ट साइड मूव हुए, कुछ ऐसे थे जो सीधे निकल गए, वो सीधे ऐसे निकले, जो गैप में रहे वो सीधे निकल गए, और कुछ ऐसे थे जो डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वापस हुए। तो ये इन्हें यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला। इसके बाद क्या हुआ? These deflections were not consistent with Thomson's model. तो इन्होंने ये कहा कि थॉमसन का जो मॉडल है ये कंसिस्टेंट नहीं है। रदरफोर्ड was forced to discard the plum pudding model. तो रदरफोर्ड ने क्या किया? डिस्कार्ड करने को कहा प्लम पडिंग मॉडल को कि ये गलत है। And reason that he only way the alpha particles could be deflected backward was it most of the mass in an atom was concentrated इन आ न्यूक्लियस। तो उन्होंने ये कहा कि ये अल्फा पार्टिकल्स की वजह से, इन्होंने बताया था। तो सबसे इनके लिए जो मेन चीज़ लगी वो क्या? डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो डायरेक्ट वापस हो रहे थे। इन्हें ये समझ में आया कि जो सेंटर ऑफ एटम होता है वहाँ पे मास ज़्यादा कंसंट्रेटेड है इन आ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ही थस डेवलप्ड द
planetary model of the atom, which put all the protons and the nucleus and electrons orbited around the nucleus like planet around the sun। तो उन्होंने इसको नाम दिया था प्लेनेटरी मॉडल, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियर होता है वो न्यूक्लियर जो है वो सन के जैसा होता है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे प्लैनेट्स की तरह उसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते हैं। इसके आगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं? देयर appeared something terribly wrong with Rutherford's model of the atom. The theory of electricity and magnetism predicted the opposite charge attract each other and the electrons should gradually lose energy and spiral inward. Moreover, physicists reasoned that the atoms should give off a rainbow of colors as they do so, but no experiment could verify the rainbow. तो रेनबो तो वेरीफाई नहीं हो पाया था। उन्होंने ये बोला था सीधा सीधा कि इजी वे में अगर हम समझें तो ये बोला गया था कि यहाँ पे अगर आपका ये मॉडल सही है, रदरफोर्ड से ये बोला कि अगर आपका ये मॉडल सही है तो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म प्रेडिक्टेड दैट द पॉसिबल चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एक और एक है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं वो उसको घूमने के लिए रोकेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस में अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ क्या ये देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो रहा था। अब इसके बाद फिर से नए एक्सपेरिमेंट्स होते गए और फिर नील बोर आए। डेनिस फिजिसिस्ट नील बोर कैन came up with a theory that said the electrons do not spiral into the nucleus and came up with some rules for what does happen. This began a new approach to science because for the first time rules had to fit the observation regardless of how they conflict with the theories of the time। तो फिर इसके बाद नील बोर ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, कल हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में समझेंगे। जो पार्ट 3 रहेगा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम शुरू करेंगे कल। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए द केमिस्ट्रियन। जुड़े रहिए हमसे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।